इस वक्त जो हमारा हिंदुस्तान है ना, इस वक्त का हिंदुस्तान, ये बड़ा मजबूत हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ट्विटर दुनिया का होता है, चलाता है हिंदुस्तान। फेसबुक दुनिया का होता है, चलाता है हिंदुस्तान। टेक्नोलॉजी दुनिया की होती है, चलाती है हिंदुस्तान। तैयारा किसी का भी आसमान पे जा रहा हो, उसका ईंधन हमारा हिंदुस्तान है। जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया की आप देखेंगे, या तो उसकी शोध में हिंदुस्तान है, या उसकी इनोवेशन में हिंदुस्तान है, या उसके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में हिंदुस्तान है। 70 साल के बाद का हिंदुस्तान इतना मजबूत हिंदुस्तान है कि अगर गूगल अपनी तमाम तवानाइयों के साथ खड़ा होता है कि पूरी दुनिया को गूगल संभाल रहा है, तो उसे मानना पड़ता है कि भारत का एक बेटा है जो गूगल को संभाल रहा है। सबसे पहले आपका तारीफ कर दूं, कल्बी रुशैद रिजवी साहब, आप एक जाने माने चेहरे हैं। आप बिहार से आते हैं, लेकिन जिस मुकाम पर आज आप बैठे हैं, बहुत कम लोगों को यह नसीब होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप टेडेक्स में पहुंचे, वहां पर अपनी बातों को सामने रखा। देश में जनता के बीच, आवाम के बीच आपका एक हुकूक है। आप वहां पर बड़े हक से अपनी बात को सामने रखते हैं और लोग आपको सुनते हैं। इस मुल्क की पहचान बनिए। इस मुल्क में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इतना अच्छा है। मैं कसम खाता हूं, अपनी इज्जत की कसम खाता हूं इस मिट्टी की। ये मिट्टी इतनी पाक है, इतनी पाक है, इतनी पाक है कि सजदों को भी इस जमीन पे नाज हुआ करता है। और सबसे मजेदार बात मुझे लगी जो आपके एक्स के टाइमलाइन पर लिखा है, द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटी, सोशल एंड कल्चरल रेवोल्यूशनिस्ट, पॉलिटिकल डायनेमिज्म, द सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। जनाब, इसके आगे तो शायद मैं भी कुछ नहीं लिख सकता। बहुत स्वागत है आपका। और आइए जरा चर्चा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। आज जिस माहौल में हम हैं और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का एक बहुत बुरा दौर गुजर रहा है। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि वो आतंकवाद और आतंकवादियों की पनाहगाह है। भारत में घुसकर मारने के अपने प्रण को पूरा भी किया है। लेकिन इस बीच में कुछ एक सवाल हैं जो जहनी तौर पर बहुत तकलीफ देते हैं रिजवी साहब। अब जरा सोचिए, आज तक भारत के इतिहास में, कम से कम आजाद भारत के इतिहास में, किसी व्यक्ति से यह पूछा नहीं गया कि भाई तुम कलमा पढ़ सकते हो कि नहीं। जरा पैंट उतार के दिखाओ कि तुम कौन से इंसान हो, धर्म क्या है तुम्हारा। पहलगाम में यह हुआ। इसके बारे में जितना निंदा की जाए कम है। मैं इसे नीचता कहता हूं। मानवता के बिल्कुल विरुद्ध यह है सब कुछ। ऐसे में एक बुनियादी सवाल है, जो लोग ये कर रहे थे उनका धर्म भी इस्लाम है, और हिंदुस्तान में भी तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में क्या फर्क है साहब? देखिए, मैं 2 लफ्जों में आपको बताता हूं। मुसलमान 2 किस्म के हैं, रिसालत को मानने वाले यानी रसूलों को मानने वाले, और रियासत को मानने वाले यानी बादशाहों को मानने वाले। जो बादशाहों को मानने वाले मुसलमान हैं, वो तलवार से कलमा पढ़वाते हैं और तलवार से कलमा पढ़ते हैं। मगर जो रिसालत को मानने वाले यानी रसूलों को मानने वाले मुसलमान हैं, वो इखलाक से कलमा पढ़ते हैं और अपने किरदार से कलमा पढ़वाते हैं। उन्हें मुसलमान बनाने की जरूरत नहीं होती। उनमें लोग ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे गुरु नानक के साथ बाबा फरीद घुल मिल गए, या गुरु नानक बाबा फरीद के साथ घुल मिल गए। अब ये ईश्वर जानता है कि इन दोनों की तस्वीर में साया कौन था या साये में जिस्म कौन था। मगर ये तय है कि दुनिया में हर एक इंसान ईश्वर को ढूंढ रहा है, और ईश्वर कहीं और नहीं मिलेगा, इसी दुनिया में मिलेगा। उसे किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं है ईश्वर को देखने के लिए। तो ईश्वर को समझने और देखने के 2 रास्ते हैं। एक कहता है कि तू ही सब कुछ है, और एक कहता है सब कुछ में तू है। इन दोनों को अगर हम एक बीच मॉडल में ले आएं,
तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है, मेरे अल्लाह तू मेरे सामने तो नहीं आया, मगर तेरी कारीगरी मेरे सामने आई है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी सुनार की आप तारीफ कर रहे हो और उसकी दुकान को आप लूट रहे हो? ये नहीं चलता। किसी मुसव्विर की आप तारीफ कर रहे हो और उसकी तस्वीर को आप फाड़ रहे हो, ये नहीं चलता। सो जो इस्लाम है वो आवाज है जिस आवाज को सुनने के बाद हर मुस्तरिब दिल को सुकून मिलता है और हर बेचैन मनुष्य को आराम और चैन मिलता है। मैं आपको लिख के देता हूं, पिछले 70 सालों में गांधी से लेके गुजरात के मोरारी बापू तक आप दोनों की स्पीच उठा के देख लीजिए। गांधी को आप देखेंगे तो या हुसैन करते आपको दिखाई देंगे, और श्री मोरारी बापू को आप देखेंगे तो वो या अली करते दिखाई देंगे। चाहे हिंदू समाज ने कितना ही उनके खिलाफ आवाज उठाई हो, मैं हिंदू समाज भी नहीं कहूंगा, कुछ सख्त मिजाज लोगों ने, या मैं ये कहूंगा कि समय कुछ ऐसा बीच में आया कि कुछ हमारे जो हिंदू हिफाजत की जिम्मेदारी, हिंदुत्व की हिफाजत की जिम्मेदारी रखने वाली जहन थी, वो भी उसी रास्ते पे चल पड़ी जो ओसामा का रास्ता था। फिर हम में और दूसरों में फर्क क्या रहा? तो मैं पर्सनली मानता हूं कि भारत और भारत में इस्लाम और भारत का मुसलमान जंग को जंग समझता है और हमले को हमला समझता है, मगर इन दोनों के दरमियान जालिम को जालिम समझता है और मजलूम को मजलूम समझता है। मैं नहीं मान सकता कि ये एक्ट ऑफ शैतान, एक्ट ऑफ इस्लाम हो सकता है कि किसी से आप उसका मजहब पूछ के उसे मारें, किसी बच्चे के सामने उसके बाप को ज़िबा कर दें, या किसी अजीज के सामने उसको अजीज को मार दें। और मैं यहां ठहर रहा हूं, मैं ठहर के आपको एक अलग दुनिया में लेके जाना चाहता हूं। शायद मैं 30 सेकंड में आपको ले जा पाऊं। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद आ जाएगा। एक जगह है पारा चिनार। पारा चिनार में स्पेशली जो शिया मुसलमान हैं, उनको 1819 लोगों को, तादाद 202 तक है, मगर 1819 लोगों को गाड़ियों से निकाला और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके ज़िबा किया। ज़िबा बिल्कुल जैसे गर्दन पे छुरी चलाई जाती। आप मुझे बताइए, न तो पहलगाम इस्लाम है और न पारा चिनार इस्लाम है, तो फिर ये कौन सा इस्लाम है? ये बादशाहों वाला इस्लाम है, ये रसूलों वाला इस्लाम नहीं है। ये बात आपने बहुत बहुत क्लियर है। बातें कही, बहुत बड़ी बातें आपने कही हैं, और इस पर हम लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात है जिसके ऊपर लोग गौर करने को आज तैयार नहीं होते। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था साहब, जहां से मुझे लगा कि आपसे बात करना वाकई में बड़ा जरूरी है। आपने बहुत ही मासूमियत और सादगी के साथ कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, माहौल तो देखा था ना आपने। मैं नहीं लेता नाम, वाकई में नहीं लेता। अब जरूर नॉर्मली नाम नहीं लेता किसी मुल्क का, लेकिन मैं मजबूर हूं नाम लेने के लिए। क्यों? इसलिए कि दूसरों में और हम में यह फर्क है कि लोग हमारे मासूमों को मारते हैं, हमारे मजलूमों को मारते हैं, हमारे निहत्थों को मारते हैं, हम गुनहगारों को मारते हैं। आपके इस एक वाक्य ने मुझे यह सोचने को मजबूर किया कि काश हमारे देश के तमाम मौलाना, तमाम इस्लामिक समाज के बड़े बड़े नेता जो बहुत रसूख रखते हैं, जिनकी बात पूरा समाज बहुत अच्छे तरीके से सुनता है, वो भी कुछ ऐसी संवेदना या अपनी वेदना को प्रकट करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ रिजवी साहब? क्यों कमी है हमारे यहां? मैं अजय भाई इसको शुरू से लेना चाहूंगा। क्या होता है कि आदमी जब एक लफ्ज है उर्दू में और हिंदी में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं गफलत। तो गफलत एक ऐसी नींद या एक ऐसा पलक झपकना होता है जिसमें आप सो नहीं रहे होते हैं, मगर बस वो एक गफलत सी थी और अचानक में गाड़ी के सामने कोई आ गया और एक्सीडेंट हो गया। एक पूरा समाज गफलत के आलम में है। ये उस वक्त भी गफलत में था जब आसाम में बिहारी मारे जा रहे थे। ये उस वक्त भी गफलत में था जब महाराष्ट्र में उत्तर
पूर्वी मारे जा रहे थे। ये उस वक्त भी गफलत में था जब साउथ में बिहार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। ये उस वक्त भी गफलत में था जब दलितों के घर में हमला हो रहा था, उनके मकान जलाए जा रहे थे। मुझे लगता है इस गफलत की आदत ने इसे इतना सुला दिया है कि देखने में तो ये जागता हुआ दिखाई दे रहा है, देखने में तो ये बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, देखने में तो शायद ये चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, मगर इसकी गफलत ने करंट सिनारियो में झांक कर देखना, करंट हालात पर बोलना और ऐसी बातों पे बोलना जिस पे बोलना उनके लिए ही जरूरी नहीं है, उनके नस्लों के लिए जरूरी है। उनके अकीदों में इंसानियत कितना मौजूद है इसको दिखाने के लिए जरूरी है। मुझे लगता है जब से मुसलमान उर्दू अखबारों में बंद हो गया है, और मुझे लगता है जब से मुसलमान उर्दू अखबार शायद बंद हो गए हैं, और जब से मुझे लगता है कि मुसलमानों ने अपने आप को महफिलों, शेर शायरियों, कविताओं, गज़लों और रात के जागते हुए माहौल में बस फलाने शायर आए, उन्होंने 2 शेर पढ़ दिया, रात को जाग गए, 3 महीने की थकन उतर गई। इन माहौल में जब से मुसलमान जी रहा है, तब से उसने हालात हाज़रा पे तबसरा करना बंद कर दिया है। और हालात हाज़रा पे जब तबसरा बंद हो जाता है मेरे अज़ीज़, तो फिर कोई भी कौम हो, वो ये तो जानती है कि बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं जानती कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। तो मैं इसकी भारी कमी महसूस करता हूँ उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, मिंबर पे बैठने वाले, जलसे में बैठने वाले, मुशायरों में बैठने वाले और बड़ी जगह बैठने वाले, कि वो अपने दर्द के लिए तो शेर कहते हैं, मगर दूसरे के दर्द के लिए उनके पास गज़लें नहीं हैं। वो अपनी बातों को तो पेश करते हैं जैसे उन्हें दबाया जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मगर उनके पास दूसरों के लिए वो अल्फाज नहीं है। हालांकि अगर उन्हें आप ठकठकाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, उनसे पूछेंगे ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हम अंदर हैं, हमारे, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, हम राजी हैं। मगर जिस वक्त उनको जो बोलना है उसमें वो पीछे हैं। इसके लिए मुझे कहना चाहिए कि मुझे उन उलमा, उन मजहबी लोगों, उन मजहबी नेताओं को कहना पड़ेगा कि भाइयों, प्यासे को चेहरा देख के पानी पिलाओ, नाम देख के पानी पिलाना तो हमारे यहाँ है ही नहीं। अगर इस बात को हम और बनाएं और बाहर बढ़ाएं और इसकी तबलीग करें या इसका प्रोपेगेंडा करें, तो शायद जो शिकायत आज आपको हो रही है वो आने वाले 20 साल में किसी दूसरे जर्नलिस्ट को अपने किसी तीसरे मेहमान से ना हो। रिजी साहब, ये बात मुझे इसलिए चुभी क्योंकि 8 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रेस रिलीज आया। उससे पहले उनके ट्विटर यानी कि एक्स के टाइमलाइन पर 4 मई को आखिरी कोई संदेश आया था। 8 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति थी। दोनों देश युद्ध के एकदम कगार पर बैठे थे और देश उबल रहा था। मैं उसके कुछ अंश पढ़ के आपको बता रहा हूं, और आप बताइए मुझे कि क्या पूरे देश को इससे हर्ट नहीं होना चाहिए। उसमें क्या लिखा है साहब? सबसे पहले यह लिखा है कि टेररिज्म एंड किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस is a grave concern. There is absolutely no place for terrorism in Islamic teachings. The two countries should resolve the matter between themselves by dialogue. टेररिज्म के नाम पर पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर बैठे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला कर रहा है, वो भी तब जबकि भारत आतंकवादियों को मार रहा है। पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। और अगली लाइन क्या कहती है कि हम वफ के अपने एजिटेशन को जारी रखेंगे। 8 मई को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये प्रेस रिलीज जारी करता है। इसे आप कंप्लीटली डिसेंसिटाइज्ड मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं कि एक बड़ा वर्ग है आज हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की वास्तविकता से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता। भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर हों और आप वफ्त के विरोध की बात कर रहे हैं। ये कौन सा मुसलमान है हिंदुस्तान का? अजय भाई देखिए, बहुत आसान है इन चीजों को समझना। आपको पता है ना कि एक घर होता है तो उसमें बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं,
उन बच्चों में कुछ सेंसेबल लोग भी होते हैं, कुछ एकदम लड़ने वाले लड़ाकू भी होते हैं। तो जब बाप को किसी नेगोशिएशन के लिए भेजना होता है, तो वो ऐसे बच्चे को भेजता है जिसमें नेगोशिएशन की कैपेसिटी अच्छी हो, उसमें सब्र और तहम्मुल हो, उसमें जज्बात से बोलने से ज़्यादा बेटर माइंड से बात करे, ताकि बाप जिस नीयत से भेज रहा है वो काम हो जाए, ना कि वो झगड़ा करके आ जाए और वो काम खत्म हो जाए। जी, बिल्कुल इसी तरह हमारे मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे किस्मों के लोग हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी बड़े मौलवी के मौजूद होने से बड़ा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है सिर्फ एक वजह से, और वो वजह यह है कि उसने गरीबों का कितना काम किया है, उसने कितने नौजवानों को जॉब दिलाया है, उसने कितने बेसहाराओं की शादी करवाई है, उसने कितनी बेवाओं को पेंशन का इंतजाम किया है, उसने कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई हैं। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, चूंकि मैं एजुकेशन पे काम करता हूं, इसलिए अजय भाई ये एक बहुत बड़ा लाइन बोलने जा रहा हूं, जिससे आप समझ जी, लीजिए कि किसका वजूद कितना है। हिंदुस्तान में 7,000 यूनिवर्सिटियां हैं, अपने मुल्क में 7,000 यूनिवर्सिटियां हैं। उन 7,000 यूनिवर्सिटियों में हजार यूनिवर्सिटियां, यानी 900 से 1,000 यूनिवर्सिटियां वो हैं जो कभी ब्लैक लिस्टेड होती हैं, फिर उससे बाहर आती हैं, कुछ नई जो हैं एप्लीकेशन में हैं वो ओके हो जाती हैं, फिर कुछ कैंसिल होती हैं। तो टोटल मैंने आंकड़ा पढ़ दिया है, कोई भी गूगल में जाके चेक कर सकता है। अजय भाई, अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान की वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने को सबसे बड़ा कहती है, उस 7,000 यूनिवर्सिटियों में 10 यूनिवर्सिटी उसने पिछले 70 साल में नहीं बनाई, उसने 5 यूनिवर्सिटी पिछले 70 साल में नहीं बनाई, उसने 3 यूनिवर्सिटी भी पिछले 70 साल में नहीं बनाई। मुसलमानों की आ, हालत को अगर समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि हैदराबाद में उस्मानिया को छोड़ के, जामे मिलिया दिल्ली को छोड़ के, और अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़ के, किसी मुसलमान बड़े आदमी ने कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, चंद को छोड़ के जिन्होंने अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस और चीजों को इजाद किया है, उसमें से कोई लेना देना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नहीं है। अब मैं यहाँ, चूंकि मैं खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर रह चुका हूं, सो मैं यहाँ इस बात को ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको। वॉइस ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज नॉट वॉइस ऑफ मुस्लिम्स इन द कंट्री। ये गलत फहमी हो सकती है, भरम हो सकता है, ये मुसलमान सोच रहा है तो भी गलत सोच रहा है, और मौलवी सोच रहा है तो भी गलत सोच रहा है। जो वॉइस ऑफ मुस्लिम है वो दो हालतों में बटी हुई है, या गरीब में या अमीर में। चूंकि जो मुस्लिम है उसे अगर मैं प्रजातियों में बांटूंगा तो फिर बहुत लंबा मामला हो जाएगा। इसे मैं दो हालतों में बांटता हूं, गरीब मुसलमान और अमीर मुसलमान। सो जी, अमीर मुसलमान की तो उसका तो कोई मसला ही नहीं है। वो उस 6 करोड़ का उसका काम पिछले साल था, 10 करोड़ का अगले साल होगा, 25 करोड़ का अगले साल होगा, और 500 करोड़ का 10 साल के बाद होगा, और शायद वो एक वक्त में अपनी जगह पर अजीम प्रेम जी बन जाए, और फिर वो सारे देश में जो भलाई के काम है उसमें हाथ वाथ बटाएगा। तो मैं उसे किनारे कर रहा हूं, मैं गरीब मुसलमान की बात कर रहा हूं। तो मैं आपके दिमाग से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ आप 7,50,000 गांव में 1,00,000 गांव में जाएंगे, जिन गांवों के रास्ते मंदिर से शुरू होकर मस्जिद तक जाते हैं और मस्जिद से शुरू होकर मंदिर तक जाते हैं, तो मुझे कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आपके माइक में जहां भारत जिंदाबाद आएगा वही हिंदुस्तान जिंदाबाद आएगा, जहां वंदे मातरम आएगा वही मादरे वतन सलाम आएगा, जहां जान देने की बात होगी तो जहां मेरा हिंदू भाई खड़ा होगा देश के लिए, वहीं मुस्लिम का बच्चा बच्चा देश पे जान देगा। इसलिए नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसका है, इसलिए कि ये मुल्क उसका है, ये वतन उसका है, और ये जमीन उसकी है। देखिए, तमाम जो बाबरी मस्जिद विवाद था, या इस तरह के और भी कई, मथुरा, काशी, बाकी सब जगह, लीगल जितने मैटर्स होते हैं उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे पहले अपनी हकदारी पेश कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि उनके अलावा इस देश में मुसलमानों की कोई बड़ी आवाज है ही नहीं। लेकिन जब मुल्क खतरे में हो, जब आवाम खतरे में हो, आप वहां पर पाकिस्तान का नाम नहीं लें, और वहां पर आप सिर्फ इस्लाम को एक तरह से अपने लिहाज से
सुरक्षित करने की कोशिश करें कि आप इस्लाम को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति इस्लाम को कभी मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। भ्रांतियां हो सकती हैं, देखिए इल्यूजन्स में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, लेकिन एक सामान्य समझदार आदमी इस्लाम को गलत नहीं समझ सकता। ये लोग क्यों नहीं समझते कि इनकी जगह तो भारत में है। अगर पाकिस्तान में होते तो मुजाहिर होते, और मुजाहिरों के साथ पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान क्या करते हैं ये मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको बताऊं, मैं एहसास क्या चीज होती है, मैं एक हल्की सी मिसाल दे दूं। अभी हमारी एक बहन ने जो है वो हमारी इस जंग की शुरुआत में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, ठीक है। अब एक जी सियासी आदमी ने मध्य प्रदेश में उनकी शख्सियत के खिलाफ, और जो कि हमारी पूरे मुल्क की जान है और पूरे मुल्क की मोहब्बतें उन्हें हासिल हैं, तो उनके खिलाफ वो उन्होंने दबे लफ्जों में कुछ बातें कही। ये क्या है बेसिकली, इसे आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे एहसास की कमी। उस आदमी को एहसास ही नहीं है, उसे उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि वो किसके बारे में बोल रहा है। वो बच्ची अब ना हिंदू रही ना मुसलमान रही, वो बच्ची अब हमारी आंखों का सितारा है। वो बच्ची अब हमारी तारीख का वो हिस्सा है जिस हिस्से ने ये तय कर दिया है कि जब मुल्क की बात हो तो हम सिर्फ जमीन देखेंगे और जमीन देखेंगे। बड़ा अच्छा हुआ आपने अभी कर्नल कुरैशी का मुद्दा उठाया। देखिए, मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने एक्स पर या तमाम अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को बड़ी संजीदगी से सामने रखा है कि कर्नल कुरैशी इस देश की शान है। कम से कम 3 बार तो माफी मांग चुके हैं मंत्री विजय शाह, और मुझे उम्मीद है कि वो खुद ही अपना या तो इस्तीफा सौंपेंगे या कोई समझाएगा उनको कि वो अपना इस्तीफा सौंपे। और एक आवाज उठ रही है साहब, आप कहीं भी देखें लगातार आवाज उठ रही है, कोई इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मुझे यहीं पर एक कमी दिखती है रिजवी साहब, जो बड़ी बड़ी मजलिसें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आप केरल में जाएं, तबलीगी जमात की बात करें, अन्य तमाम संस्थान, वो कभी ना डिसाइसिव तरीके से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू कॉल अ स्पेड, वो नहीं होता। तकलीफ यहां होती है, क्या डर लगता है। जैसे मैं एग्जांपल आपका खुद ही एग्जांपल देना चाहता हूं। आप ही ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें वीडियोस बनाने चाहिए। आपने खुद वीडियो बनाकर डाला। अगर आपको परवाह नहीं है तो बाकी इन सो कॉल्ड नेताओं को, समाज के ठेकेदारों को, मौलाना मौलवियों को क्यों इतनी परवाह है? किससे डरते हैं ये लोग? मैं एक चीज इसमें जरा ऐड करना चाहूंगा मेरे भाई। मैं अजय भाई ऐसे देखता हूं कि हालांकि सच ये है कि हमारे यहाँ जो इमाम जुमा होता है, जो जुमा पढ़ाता है, उसके लिए वाजिब है कि वो सियासियात पर गुफ्तगू करे और अवाम को बताए कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किस जालिम ने सर उठाया है, किन मजलूमों के साथ बेहिसी हो रही है, जुल्म हो रहा है, और कैसे हम सबको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो कि हर मुस्लिम मौलवी को मालूम है कि ये ज़रूरी है। आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ एक ज़ियारत पढ़ी जाती है, उसको ज़ियारत इमाम हुसैन कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, सैल्यूट टू मार्टिरडम ऑफ करबला हम लोग कहते हैं। उसमें अरबी में एक श्लोक पढ़ते हैं, वलान अल्लाह उम्मतन कतलत का, यानी कर्ज है और लानत है उस पे जिसने इमाम हुसैन आपको मारा, ठीक है। वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, और जिसने आप पे जुल्म किया। उसके बाद 2 जुमले बड़े सख्त हैं जिसको आप समझेंगे कि वो मेरा जवाब है। वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका व फरज़ियत बे, इसका मतलब होता है और लानत उस कौम पे जिसने सुना और सुन के वो राजी रहा। आप समझ रहे हैं? सो अगर आप किसी जगह पर नहीं है जहां जुल्म हो रहा है, मगर उस जलते मकान का धुआं टेलीविजन ने आप तक पहुंचा दिया है, उसकी चीखें
रेडियो ने आपके कानों तक पहुंचा दी हैं। उस हादसे में मरने वाले मजलूमों की आवाजें आपके वजूद और आपके घर तक आ चुकी हैं। और अगर आपके सीने में कुछ नहीं जल रहा और कुछ नहीं झुलस रहा है और आपकी लफ्जों से धुआं नहीं निकल रहा है, शब्दों में चिंगारी नहीं आ रही है और गुफ्तगू में जुनून नहीं दिख रहा है और आपको नहीं लग रहा है कि आप अपने लोगों के बिछड़ने से परेशान हैं, तो इलाज कराइए, आपके सिस्टम में कोई कमी है, क्योंकि आपके दीन में कमी नहीं है। आपने मैं ये बड़ी बात कही समझता हूं। और मैं इसका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। काश ये जज्बा हम सब हिंदुस्तानियों के दिल में वैसे ही हो जैसे आपके दिलों में है। इसके साथ साथ एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा पर्सनल है, बुरा मत मानिएगा। जी। आप शिया हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सुन्नी हैं हमारे देश में जो ये मानते हैं कि सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठन सही है, जो ये मानते हैं कि पीएफआई जो बंगाल में कर रहा है आज, जहां पर हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन मुर्शिदाबाद और मालदा में हुआ वक्फ के नाम पर विरोध को लेकर, वो सही है। ये जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स जिसका कई बार ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा जाता है, इसका एक इनेक्टमेंट हमने बंगाल में देखा। तो क्या ये फर्क इतना स्टार्क है? क्या वेस्ट एशिया की फिलॉसफी इतनी हावी हो गई है हमारे इंडियन इस्लाम पर, इंडियन वर्जन ऑफ इस्लाम पर, कि लोग यहां इंसानियत भूल गए हैं? आपको पता है कि दुनिया एक मार्केट है। यहां सबसे महंगी चीज जो बेची जाती है उसका नाम है पीस। और जिस मुल्क के पास ये होता है वो मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता है। अगर मैं आपको उन द मोस्ट सेफिएस्ट यूरोपियन कंट्री की जब लिस्ट आप उठाएंगे तो उसमें वही मुल्क सबसे आगे होगा जिसमें पीस सबसे ज्यादा पाया जाता हो। पीस को कई मानों से देखा जाता है, मगर उसका जो इन जनरल माना है वो ये है कि आपको कोई कहीं छेड़े नहीं, आपकी पर्सनल जिंदगी में कोई आवाज नहीं उठाए और आप आजाद हो अपनी जिंदगी आजादी से जीने के लिए। जो आपको बेहतर लगता हो वो आप उस देश में कर सकते हो और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसे आम इंसान पीस समझता। मैं यहां मजहबी जहनियत की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। सो दुनिया में सबसे महंगी चीज पीस है। अच्छा, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, एक अजीब सा फलसफा है कि दुनिया के कुछ लोग हैं जो ये पीस परोसते हैं और परोस के बताते हैं कि ये पीस होगा तो लोग तुम्हारे मुल्क में ज्यादा आएंगे, मुल्क में ज्यादा आएंगे तो पैसा होगा, और इनको और ज्यादा लाने के लिए उनसे कहते हैं थोड़ा लिबास कम कर दो, आजादियां बढ़ा दो, अपने कानून हटा दो, इन्हें थोड़ा सा कपड़ा कम पहनना है तो पहनने दो, इन्हें कपड़े उतार देना है तो उतार देने दो, इन्हें अपनी जिंदगी जीना है तो जीने दो, इन्हें एक इलाका दे दो, इन्हें एक समंदर का दरिया का कोना दे दो, मगर इन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। ये पीस को दिखाने का ये जो मुखोटा है वो तैयार हो जाता है। सो पीस बिक जाता है और बहुत हाई वैल्यू लेवल पे बिकता है। तो अब मार्केट वाले को तो दूसरा भी कोई ना कोई चीज बेचना है, क्योंकि अगर वो बेचेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तो पीस के बाद एक चीज आती है, उसका नाम है वॉर। पीस के बाद जंग बिकती है, जंग के बाद पीस नहीं है, जंग के बाद हार और जीत होती है। ये एक बहुत अजीब फलसफा है जिसे शायद ही टेलीविजन पर मेरे और आपके अलावा कहीं आप ये बहस आज की डेट में नहीं देखेंगे कि इतनी गहरी और इतनी मजबूत बहस हो रही हो। मैं आपको बताऊं, जब पीस बिक जाता है तो मुल्क स्विट्जरलैंड बन जाता है और उसकी बैंकों में सारी दुनिया अपना पैसा लगाती है। जब पीस बिक जाता है तो मुल्क अरबिस्तान में कोई एक ऐसा मुल्क हो जाता है, जैसे आप दुबई देख लीजिए, जैसे आप ओमान देख लीजिए, जैसे आप बहरीन देख लीजिए, वहां आपको दिखेगा पीस बेच चुके हैं। ये बेचने वालों ने पीस बेच दिया है। अब उसके बाद बेचते हैं क्या? वॉर। कहते हैं साहब ऐसा है, आपने पीस तो हो गया आपके यहाँ, लेकिन वो आपका पड़ोसी फला तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए उसके बदले में आपके पास ये तैयारी होनी चाहिए, वरना आप भी परेशान हो जाएंगे और आपने जो इतने लोग दुनिया के बुला रखे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी भी तो हिफाजत आपकी। आपके मुल्क का नाम बड़ा खराब होगा कि डीएस्टेब्लिश सरकार है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं लगेंगे, जंग हो सकती है, पैसे खत्म हो सकते हैं, बैंकें बंद हो सकती हैं। तो फिर वो कहता है अच्छा, पीस से तो
तो माहौल इसी आदमी ने अच्छा बनाया, तो उससे पूछता फिर वॉर का क्या करना है, तो फिर वो उससे वॉर के चीजें खरीदना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये मुल्क इसी तरह आगे बढ़ता है। आपको अंदर से मुस्कुराहट आ रही होगी मेरी बात पे, मगर मैं जो तज्जिया करता हूं, जो विश्लेषण करता हूं चीजों का, वो बिल्कुल इसी तरह से करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा होता हूं कहाँ क्या हो रहा होता है। मुझे अमेरिका भी दिखाई दे रहा है, मुझे ईरान भी दिखाई दे रहा है, मैं हिंदुस्तान को भी देख रहा हूं, अपने देश को, मैं पाकिस्तान को भी देख रहा हूं, मैं पीछे से इजराइल को भी देख रहा हूं, सऊदिया को भी देख रहा हूं, मैं इस एशिया में चाइना को भी देख रहा हूं, और मैं उधर टर्की और फिर यूरोप को भी देख रहा हूं कि कहाँ क्या माहौल चल रहा है। फिर क्या किया जाता है कि ये लोग मजहब का इंजेक्शन लोगों को लगाते हैं, और ये मजहब का इंजेक्शन एक ऐसा अफीम है कि जिसके बाद शायद इंसान को ये नहीं दिखाई देता कि उसे क्या अमल करना चाहिए और वो क्या अमल कर रहा है। और ये जब इंजेक्शन लगता है तो एक खास बात है, और वो ये है कि डर का माहौल बनाया जाता है। डर के माहौल में हिंदू इलाके से मुसलमान पलायन होते हैं, मुसलमान इलाके से हिंदू पलायन होते हैं, आसाम से बिहारी बाहर जाते हैं, मुंबई से जो है वो हमारे पूर्वी उत्तर पूर्वी बाहर जाते हैं, आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, कश्मीर से जो है हमारे पंडित बाहर जाते हैं। ये डर का माहौल होता है। मुसलमानों के सबसे मोहतरम शख्सियत ने एक जुमला कहा, दुनिया का बदतरीन इंसान वो है जिसे बेगुनाह देख के डर जाए। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में इससे खूबसूरत जुमला समाज में अमन फैलाने, मुल्क में अमन फैलाने और दूसरे बरादरियों के दरमियान अमन फैलाने के लिए मुसलमानों की इससे बेहतर रहनुमाई कोई नहीं कर सकता कि आपको अपनी जिंदगी में ऐसे रहना है कि अगर कोई आपको देखे तो वो अपनी बात आपसे कहे, ना कि आपको जालिम समझ के अपना सवाल भूल जाए और आपको अपनी मदद के लायक ना समझे। रजी साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, हालांकि इस पर हम फिर कभी बहुत लंबी चर्चा करेंगे। ये सवाल मुसलमान कौम को अपने आप को एक वोट बैंक के तौर पर देखने से जुड़ा है। जैसा अभी बंगाल की चर्चा हो रही थी, मुर्शिदाबाद और जो हिंसा वहां पर देखने को मिली, वैसे देखें तो हिंसा बहुत बड़ी इसलिए नहीं थी कि 3 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन उसका प्रकोप बहुत बड़ा था, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, रिटेलिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा थे, और ये एक पॉलिटिकल गैम्बल था। और यहां पर धर्म के नाम पर मुसलमान इस्तेमाल हो रहा था। क्या ये अंडरस्टैंडिंग, क्या ये समझ आम मुसलमान को नहीं है? मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था, तो पीएम ने एक बात कही थी, और मैंने सोचा कि वो बात जो उन्होंने कही, जाहिर सी बात है, एक मुल्क का पीएम है तो 25-50 तो एडवाइजर होते हैं, बताने वाले होते हैं, सब्जेक्ट समझाने वाले होते हैं, बेस्ट लफ्ज और बेस्ट थॉट देने वाले होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कोई अच्छी बात अगर सुने तो उसे महसूस करें, समझें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखें। उन्होंने एक जुमला कहा था कि एक पंचर बनाने वाला मुसलमान, एक टायर ठीक करने वाला मुसलमान, एक सब्जी बेचने वाला मुसलमान होता तो अपने शहर में है, काम भी करता है, मेहनत भी करता है, उसको कौन समझाएगा कि तेरे लिए सबसे पहली जिम्मेदारी तेरे बच्चों की तालीम है और अपने मकान जो कच्चे हैं उन्हें पक्का बनाना है और आने वाली नस्लों को एक पक्की छत देना है। वो ये तो नहीं सोच पाता कि उसके मकान का क्या हालत है, लेकिन वो ये जरूर सोचता है कि उसे मुल्क में सियासत की तख्त को बदल देना है, ताज को बदल देना है, उस पर बैठे हुए लोगों को बदल देना है और उनको ले आना है कि जिनको उनके शहर के चौधरी या उनके इलाके के एमएलए या उनके शहर के एमपी या उनके शहर के मौलाना या उनके शहर के साधु संत या जैसे समझ लीजिए आप इसे, वो लाना चाहते हो। तो ये बात सही है कि मुसलमान को अपनी फिक्र में खुद को लाना होगा। जब तक वो खुद को नहीं लाएगा कि मैं, मेरा बच्चा, मेरे लोग ये सब किस तरह से आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो किस अंधेरे में रह जाएंगे। मैं किस अंधेरे में हूं, मैं पंचर क्यों बना रहा हूं, मेरे बाप ने तो पंचर नहीं बनाया था, मैं सारे भाइयों में सबसे पीछे रह गया था, मेरे पास काम नहीं था, मुझे मजबूरी में यह काम करना पड़ा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है
मुसलमानों को समाजी तौर पर जागने की जरूरत है। आप इसे क्या कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए नहीं, कहना विडंबना जैसा है कि जिस मुसलमान को इस्लाम ने ये समझाया है कि उसके दस्तरखान पे जब तक कोई दो खाने वाले मेहमान ना हो तब तक उसकी खुशी के कोई मायने नहीं होते हैं कि मेरा पेट भर गया, जब तक दो भूखे को उसने खाना। वही आज के समाज में माइक्रो फैमिली की प्रैक्टिस में यूरोपियन स्टैंडर्ड के नीचे हमारे भारतीय की भारतीयता जो दबती चली जा रही है, उसका स्तर यह हो गया है कि पड़ोस में भाई होता है मगर ये पता नहीं होता उसने खाया है कि नहीं खाया। पड़ोस में अपने चचेरे ममेरे तयरे खलेरे होते हैं लेकिन उनके स्टैंडर्ड का कुछ पता नहीं होता। हम गाड़ियों से चलते हैं, वो स्कूटर से चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए वही फिर एक लफ्ज बोलूंगा कि गफलत से प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम खत्म करना है उसके लिए जागना जरूरी है। जागने के और उस फिक्र के लिए आप जैसा कोई सवाल करने वाला और मेरे से बहुत सारे लोग देश में हैं कि जिनसे सही पूछा जाए और वो बिंदास जवाब दें, क्योंकि हमें पता है कि मालिक ऊपर वाला है, जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। जो सच बोल के जाएगा वो जरूर मुस्कुराएगा। अब एक आपने अभी कहा कि आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, आपकी वो तस्वीरें मैंने देखी थी और वो दरअसल अजमेर शरीफ की चादर के चढ़ाए जाने के मौके पर आप वहां पर थे और उसके साथ साथ मैंने आपकी वो तस्वीर भी देखी जिसमें आपने कहा कि मैं अपने भाई रामदेव जी के साथ फोटो खिंचवा रहा हूं, है ना। आज ऐसे बहुत सारे आ, अपने आप को जो नेता कहते हैं या लीडर्स मानते हैं मुस्लिम समाज के, ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, चाहे वो रामदेव हों, प्रधानमंत्री जी हों। एक अलग सा द्वेष दिखाई देता है इन लोग के जहन में। मैं आपको जी, बताऊं, पीएम से जो कई मुलाकातें रही उसमें से जो जिस मुलाकात की आप बात कर रहे हैं वो मुलाकात हमारी कश्मीर को लेकर थी। हमारा करगिल एक जी, प्रोग्राम था जो प्रधानमंत्री के की तरफ से ही था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से। और हम और सतनाम सिंह संधू भाई जो अपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं और जो राज्यसभा एमपी हैं इस वक्त, तो हम दोनों भाई साथ थे वहाँ पे। और उसका तज़किरा हम लोगों ने उस मुलाकात में किया था। सो और बाबा रामदेव का मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, बहुत पुराना। हम दोनों, वो अचानक में किसी ने मुझसे सवाल किया कि उनके पास कितना पैसा होगा, तो मैंने हंसते हंसते कहा जितना पाकिस्तान का पूरा बजट है उतना उनका साल का टर्नओवर है। तो तो ठीक ठाक लोग काम कर जी, तिजारत कर रहे हैं, तो जो भी तिजारत करेगा देखिए उसको फायदा होगा। बिल्कुल। चाहे वो अमेरिका के हार्वर्ड से पढ़ के आके तिजारत करे तो उसे भी मुनाफा होगा, और अगर कोई क्या बोलते हैं आचार्य कुलम से पढ़ के निकले और वहाँ से वो तिजारत करे तो उसे भी फ़ायदा होगा। और तिजारत इस्लाम में तो खैर इबादत है, और दूसरे मज़ाहिब में भी इसका एहतराम है, ऐसा कुछ मसला नहीं। अब ये फ़ोटो खिंचाने की बात पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब मकसद एक होता है, मकसद जब एक होता है तो आप ये नहीं देखते रंग क्या है, आप ये नहीं देखते चेहरा क्या है, आप ये नहीं देखते उसकी कद और काठी क्या है, आप ये नहीं देखते उसकी भाषा क्या है, चूंकि दोनों का मकसद एक है। कहीं ना कहीं अगर मेरे मकसद में मेरा मुल्क है तो आपको उस आदमी से मिलने में कभी हिचक नहीं महसूस होगी। आपको यही लगेगा कि अगर मैं भारत का एक बेटा हूं तो वो भी हिंदुस्तान की एक औलाद है, और दो औलाद जब साथ मिलके बात करेंगी या गुफ्तगू करेंगी तो उनमें जो मकसद है वो मुल्क है। और मुझे लगता है कि जो मौलाई किस्म के लोग हैं वो अपने मौला के खिलाफ नहीं जाते, अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाते और अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाते। आपने बड़ी बात कही। एक आखिरी टॉपिक है जिस पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात हो जाए और आपका बहुत वक्त ले रहे हैं हम। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया के थैंक यू। प्रोफेसर साहब हैं मुशैर अहमद साहब, उन्होंने कहा कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज जिनका टाई अप टर्की के साथ है, क्योंकि जेएनयू ने अपने टाई अप को खत्म कर दिया है, तो उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए। पूरे देश में टर्की टूरिज्म को लेकर, अजरबैजान के टूरिज्म को लेकर एक रोष है, गुस्सा है।
लोग अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं, 250% बुकिंग कैंसिल हुई है। टर्की से ऐसा कोई दुश्मनी हमारी देश की है नहीं, और अजरबैजान से भी नहीं है, लेकिन इन दोनों ने पाकिस्तान का साथ खुलेआम दिया। आज जनता इसका विरोध कर रही है, लेकिन इस विरोध को क्या गैर इस्लामिक माना जाए? और साथ ही साथ क्या टर्की और अजरबैजान सिर्फ इसलिए पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है? तो क्या इस्लाम ह्यूमैनिटी से बड़ा हो जाता है? बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, और मैंने अब तक अजय भाई सारे सवाल आपके देखे हैं। उन सवालों में एक जिज्ञासा भी छुपी है कि रियलिटी मुझसे पता चले, और दर्द भी है कि ऐसा क्यों मैं देख रहा हूं, और ये जानना भी चाहते हैं कि ऐसा अगर होता है तो क्यों होता है। मैं आपको बताऊं कि ये हमारी विदेश नीति के से रिलेटेड सवाल है। मैं इस पे ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको दो चार बातें इस संबंध में ज़रूर बता सकता हूँ। और वो ये है कि देखिए, हमारा मुल्क उस वक्त भी लड़ने की क्षमता बहुत रखता था जब हमारे पास हथियार नहीं थे, क्योंकि जंगें हिम्मतों से लड़ी जाती हैं, हथियारों से नहीं लड़ी जाती। अ, तब भी हमारे पास टैंक उड़ाने वाले वीर शौर्या मुजाहिद, मुल्क पे जान देने वाले, सीने पे बम मार के, बम लगा के और तोपों के नीचे सोने वाले जवान थे। ऐसी माएँ थीं जिन्होंने योद्धा पैदा किए थे, जिनकी सांसों के साथ मुल्क के तराने और मुल्क के जिंदाबाद के नारे आते और जाते हों। इन सारी चीजों के बावजूद इस वक्त जो हमारा हिंदुस्तान है ना, इस वक्त का हिंदुस्तान, ये बड़ा मजबूत हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ट्विटर दुनिया का होता है, चलाता है हिंदुस्तान। फेसबुक दुनिया का होता है, चलाता है हिंदुस्तान। टेक्नोलॉजी दुनिया की होती है, चलाती है हिंदुस्तान। सितारा किसी का भी आसमान पे, तैयारा किसी का भी आसमान पे जा रहा हो, उसका ईंधन हमारा हिंदुस्तान है। जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया की आप देखेंगे, या तो उसकी शोध में हिंदुस्तान है, या उसकी इनोवेशन में हिंदुस्तान है, या उसके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में हिंदुस्तान है। आप अमेरिका में जाके देखिए, किसी जमाने में मुमकिन था कि हम रोड साफ किया करते थे, मुमकिन था हम मकान बनाया करते थे, मजदूर ज्यादा हमारे चलते थे, मुमकिन था कि वहां के कारोबार में सब्जियां हम बेचते थे, पेपर हम पहुंचाते थे, और छोटे छोटे काम हम करते। आज नहीं, आज नहीं। 70 साल के बाद का हिंदुस्तान इतना मजबूत हिंदुस्तान है कि अगर गूगल अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ खड़ा होता है कि पूरी दुनिया को गूगल संभाल रहा है, तो उसे मानना पड़ता है कि भारत का एक बेटा है जो गूगल को संभाल रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दिमागी तौर पर, इल्मी तौर पर, मुआशरती तौर पर हमारा देश कितना आगे जा चुका है। अब क्या होता है कि इस आगे जाते हुए देश को सब देख के तो खुश नहीं होते, इसलिए एक समूह बन जाता है, और एक समूह बन जाता है, और वो समूह उसका पीछा करता है। कोई उसके पाँव में चूटी काटता है, कोई हाथ खींचता है, कोई कपड़े खींचता है। अच्छा, ये आपने देखा होगा, फ्रेंच में एक कहावत है बड़ी खूबसूरत। वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा, सख्त जुमले हैं, मगर देश की मोहब्बत ऐसी है कि Yes. बोलना पड़ता है। हाथी जब चलता है तो पीछे कुत्ता भौंकता है, तो हाथी अपना रास्ता छोड़ के कुत्ते की तरफ नहीं जाता। सो हमारा मुल्क बहुत आगे। ये तो मेरा हाफ पार्ट है, आप समझ रहे हैं। दूसरा हाफ जी। पार्ट, आप भारत की ताकत को आप देखिए ना, 3.25 घंटे 18 बेस वाले देश के 12 बेस उड़ा दिए, 12 बेसेस खत्म। आपको पता है, आपको पता है, आपको जान के तैज्जुब होगा, रात के इस ऑपरेशन में हमारे देश ने कोई ऐलान नहीं किया, कोई आवाज, मीडिया को बताना, इसको बताना, उसको बताना, उसको बताना, कुछ नहीं। क्योंकि हमारा मकसद, यानी हमारी भारतीय राजनीति से लेके भारतीय सेना लीडरशिप से लेके हमारी सरहद पर लड़ने वाला इकलौता सिपाही, सबका एक ही मकसद था, यार ये जहां से मुश्किल हो रही है, इस मुश्किल को खत्म किया जाए। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, और शायद इसी पे मैं बात खत्म कर दूं, और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के फिर किसी दूसरी मुलाकात में हम लोग मिलेंगे। एक बात बताइए, आप घर से निकले, आपके पैजामे में कीचड़ लग गया, आप फिर वापस आए, आपने कीचड़ धो लिया, फिर वापस आप गए, फिर पैजामे में कीचड़ लग गया, फिर वापस आए, फिर आपने पैजामा धो लिया। अब आप तीसरी बार बाहर निकल रहे हैं। आप बताइए, आपके लिए बेहतरीन रास्ता क्या है? वो कीचड़ की जगह धो देना या बार बार पैजामा धोना? आप क्या करेंगे? तो अक्लमंद कहेगा, यार वो कीचड़ की जगह धो दो, वो कीचड़ की जगह धुल जाएगी, ना तुम्हारा पैजामा खराब होगा, ना किसी दूसरे का पैजामा खराब होगा। तो हमने सिर्फ उन लोगों को
एलिमिनेट या खत्म या हटाने की कोशिश की है या हटाया है या हटाएंगे जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। क्या बात है सैयद रज़ी साहब, मजा आ गया आपसे बात करके। मतलब इसे कहते हैं कि थैंक यू। कोई ज़हनी तौर पर शरीफ इंसान शराफत की बात ही करेगा, और आपसे बात करके यही लगा कि काश हम इसी तरीके से बात करके अपने दिल के गुबार को भी बाहर निकाल सकें और एक दूसरे को बेहतर समझ भी सकें। एक फिर मुलाकात होगी, लंबी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपने देखा कल्बे रुशैद रिजवी के साथ मेरी ये बातचीत। इस तरह की बातचीत हमारी अक्सर होती रहेगी, जिसमें दिलों की बात होगी, जज्बात होंगे, और उसके साथ साथ देश की वास्तविकता और सच्चाई होगी। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स लगातार देखते रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकॉन है उसे दबाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत धन्यवाद।